Hello dear students, welcome to another session of OLE where we are going to study about Newton's laws of motion. In our previous yesterday's session, we have studied about the first law of motion and today we will elaborate the second law of motion, right? So hope that first law is very clear to you now. पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा. What was there in first law? First law में हमने क्या पढ़ा था? इट वॉज ऑल अबाउट द फोर्स, है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, किसी भी कंडीशन में है, तो उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं. हाउ? बाय अप्लाइंग अ फोर्स. नॉट ओनली फोर्स बट एन अनबैलेंस्ड फोर्स. इट विल बी मोर सुटेबल टू से अनबैलेंस्ड फोर्स. Why? Because balanced force cannot change the state of any object. So that was all about yesterday's session where we studied Newton's first law and its applications. Today we are going to study about second law of motion, right? Newton's second law of motion, and most of the students get confused in second law only. First law and third law is crystal clear to them और बहुत easily समझ में भी आ जाता है. But I have seen so many students get stuck there in second law. Second law में बड़ी confusions आती है उनको, है ना? So today we are going to clear it totally for you. 100% आपको ये लॉ समझ में आने वाला है और इसके एप्लीकेशंस, इम्पल्स, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे इस सेशन में. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोमेंटम. मोमेंटम क्या है इस तरह से समझते हैं हम कि एक चोर था और चोर ने कुछ चुराया, किसी शॉप से कुछ चुराया. उसकी साइकिल बाहर खड़ी थी, दौड़ा, चोर दुकान से, शॉप से बाहर निकला कुछ भी चोरी करके और अपनी साइकिल से भागने लगा. अब उसकी जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से वो भाग रहा था, पूरा अपना दम लगा रहा था भागने में और 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो साइकिल चला रहा था, राइट? व्हाट वाज हिज स्पीड या वेलोसिटी उसकी क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रहा था, अपनी साइकिल दौड़ा रहा था ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए. पीछे भीड़ दौड़ रही थी, पकड़ो 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 करके. आप आगे से आए, आपने सुना भीड़ दौड़ा रही है और वो साइकिल लेके आपकी तरफ आ रहा है और आप फिजिक्स के स्टूडेंट थे. आपने तुरंत अंदाजा लगाया, अच्छा तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स आई कैन स्टॉप हिम. आप उसके आगे गए और आपने साइकिल के हैंडल को पकड़ा. पहले सेकंड में थोड़ा रोका, दूसरे सेकंड में रोका और तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी आपने 0 कर दी. पहले सेकंड में आपने मान लिया 6 की, फिर 4 की और थर्ड सेकंड में 0 कर दी. यानी 3 सेकंड के अंदर आपने उस चोर को रोक दिया, उसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया, साइकिल रुक गई. वाह, आपकी तारीफों के पुलिंदे बन गए. पब्लिक ने आपको तारीफों से नवाज दिया, राइट? फिर एक दूसरा केस आया. इस बार चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रफ्तार से फिर से भागा. एक बार फिर से उसने चोरी की एंड दिस टाइम ही रैन विद द सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, राइट? इस बार भी 10 किलोमीटर पर आवर की ही वेलोसिटी से, की ही स्पीड से वो भागा, ठीक? लेकिन इस बार साइकिल की बजाय ट्रक थी. फिर आप आगे खड़े हुए थे, दूर से देखा आपने पब्लिक पीछे भाग रही है और ये जो है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट थे, आपने अंदाजा लगा लिया कि ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है. आपने बोला अच्छा क्या करना चाहिए? फिर आप क्विट कर गए. क्यों? क्योंकि आप ट्रक के आगे जाके उसको रोक नहीं सकते थे, राइट? तो इस बार हीरो बनने का मौका चूक गए आप. तो अब कहना क्या चाहता हूं मैं कि इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी. पहली बार भी 10 किलोमीटर पर आवर थी और सेकेंड टाइम भी 10 किलोमीटर पर आवर थी. पर कुछ और फैक्टर था जिस वजह से आप मोशन को चेंज नहीं कर पाए. जो मूविंग ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा था उसको मोशन से रेस्ट में नहीं ला पाए. वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने डिफरेंस पैदा किया? व्हाट वाज दैट? दैट वाज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जिसको आप रोकना चाहते हो उसका मास है ना, मास. पहली बार साइकिल होगी यही कोई 40-50 केजी की और दूसरी बार ट्रक, है ना? तो ट्रक का मास साइकिल के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है, मल्टीपल टाइम, है ना? तो मास ने उसके मोशन को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया, या कहें उसके मोशन को तो नहीं बढ़ा दिया पर उसके मोशन को और इफेक्टिव बना दिया.
मास ने उसके मोशन को और इफेक्टिव बना दिया, राइट। यानी मास का एक रोल था, मोशन में मास का भी एक रोल था। अगर मास का कोई रोल ना होता तो जैसे आपने पहली बार रोका था उसी तरह आप दूसरी बार भी रोक लेते, लेकिन दूसरी बार में ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट था, इसलिए आप क्विट कर गए, नहीं रोक पाए। एक और केस देखते हैं। एक क्रिकेट की बॉल थी, यही करीब 200 ग्राम की होगी, है ना। वो लेदर वाली बॉल कितनी होती है, 200 ऑन्स में यूनिट होती है उसकी शायद। तो 200 ग्राम हमने मान लिया कि 200 ग्राम की कोई बॉल थी क्रिकेट की, और आपकी तरफ करीब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, राइट। और आपने एक हाथ से ऐसे रोक लिया, क्योंकि आप क्रिकेट के बहुत एक्सपर्ट हो, आप तो फील्डर हो बहुत अच्छे, ठीक। तो आपने एक हाथ से रोक लिया रविंद्र जडेजा की तरह, कैच कर ली बॉल, बहुत बढ़िया। इस बार दूसरी बार पहले के कंपैरिजन में, अच्छा इस बॉल का वेट क्या था, मास क्या था, इस बॉल का मास था 200 ग्राम मान लिया मैंने, वेट 200 ग्राम था, तो मास और कम होगा ग्रेविटी हटा के, तो मास हमने मान लिया x ग्राम था, ठीक। दूसरी बार एक दूसरा ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट का मास x के कंपैरिजन में, इस बॉल के कंपैरिजन में कम था, राइट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट कौन था, बॉल नहीं थी, बुलेट थी, बुलेट थी। एक पिस्टल से बुलेट शूट की गई और वो आपकी तरफ आ रही थी, इसका मास भी कम था x से। अगर उसका मास x था तो इस बुलेट का मास और भी कम था x से। लेकिन इस बार आपने कोशिश भी नहीं की उसको रोकने की, पहली बार आपने बहुत इजीली बॉल को रोक लिया था, लेकिन इस बार आप ये जानते थे कि इसका मास कम है, इसके बावजूद आपने उसे नहीं रोका, आप बीच में आने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? इस बार आप क्यों नहीं गए? क्योंकि इस बार वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, जो पिस्टल से शूट हुई थी बुलेट, उस बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, मास भले ही कम हो। यानी मोशन जो है सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। जो मोशन का इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर केवल मास पे डिपेंड करता तो आप कम मास वाले ऑब्जेक्ट को और इजीली रोक सकते थे, क्योंकि बॉल के कंपैरिजन में बुलेट का मास कम था, तो उसको और इजीली रोक सकते थे। पर इस बार आपने ट्राई भी नहीं किया और दूर हट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी भी किसी मोशन के इफेक्टिवनेस को डिफाइन करती है, यानी वेलोसिटी का भी रोल होता है, राइट। तो ये जो मास और वेलोसिटी दोनों, वेलोसिटी और मास दोनों का ही रोल होता है किसी के मोशन को डिसाइड करने में। तो ये मास और वेलोसिटी है क्या, इसका प्रोडक्ट क्या है, उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, यानी मोमेंटम। उसको हमने नाम क्या दिया, मोमेंटम। ये तो मोमेंटम क्या है, राइट। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विच शोज इट्स इफेक्टिवनेस, राइट। समझ में आ गई डेफिनेशन। इफेक्टिव कितना है, मोशन कितना इफेक्टिव है, इसको कौन डिसाइड कर रहा है, मास और वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी दोनों को हम कहने की बजाय उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, मोमेंटम। सो हु इज डिसाइडिंग दैट विच मोशन इज मोर इफेक्टिव, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम P से, राइट, P से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, राइट। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, P इज इक्वल टू mv, राइट। क्योंकि हमने देखा कि मोमेंटम किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, यानी मोशन का इफेक्टिवनेस किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। जब ट्रक आया ज्यादा मास हुआ तो ज्यादा इफेक्टिव था मोशन, आप उसको रेस्ट में नहीं ला पाए। दूसरी बार हमने देखा कि वेलोसिटी जब ज्यादा थी तब ज्यादा इफेक्टिव था मोशन, राइट। तो ये जो मोमेंटम है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे। सो दैट इज व्हाई P इज इक्वल टू m इंटू वी, और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज व्हाट मोमेंटम। मोमेंटम इज क्लियर टू यू? ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट डज इट सेज? क्या कहता है भाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? Force applied on an object is directly proportional to its rate of change of momentum. अच्छा, बहुत बार ये होता है कि आप डेफिनेशन पढ़ते हो, ठीक, और उसे याद कर लेते हो, और इसका मीनिंग क्या हुआ ये नहीं समझते। बहुत से लोगों, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि हम डेफिनेशन पढ़े, ठीक है, ये है, अच्छा न्यूटन सेकेंड लॉ ये है, और हमने ये याद कर लिया,
पर इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ये 3 लाइनें 3 पेज लेंगी, राइट। ये 3 जो 2.5 लाइन में लगभग लिखा हुआ है, ये 2.5 पेज में एक्सप्लेन होगा। पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर वापस आते हैं इस स्लाइड पे, आप खुद फिर समझ जाएंगे इसकी डेफिनेशन। अभी हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन समझने के लिए इसे ब्रेक करना पड़ रहा हो, अच्छा फिर आप समझ रहे हो, ठीक। लेकिन जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेंगे और उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई। पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे इसका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ठीक। पहले इसको समझते हैं। तो ओके, एक कोई ऑब्जेक्ट था, मान लिया उसका मास m था। आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ m मास is moving with velocity v, moving with velocity v1। ये है आपका कोई फ्रेंड v1 वेलोसिटी से जा रहा था, साइकिल से जा रहा होगा या पैदल जा रहा होगा, किसी भी तरह से मोशन कर रहा था, राइट। उसकी वेलोसिटी क्या थी? v1। अब आप इंट्रोड्यूस हुए, आपने उसको, अगर वो पैदल जा रहा था तो पीछे से धक्का दे दिया, आपने उसको पीछे से धक्का दे दिया, तो उस पुश से क्या हुआ? उस पुश करने से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। जब धक्का देगा तो पहले ऐसे जा रहे थे, धक्का दिया और तेज हो गए, थोड़ी देर के लिए ही, थोड़े टाइम इंटरवल के लिए ही सही, पर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। तो वो आपने कैसे पुश किया उसको? आपने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, राइट। आपने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुआ, और वो आपका फ्रेंड जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी में जो चेंज हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। पहले उसकी वेलोसिटी v1 थी, अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, विल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी एंड इट became लिख दें, became v2 नाउ, राइट। इतना तो बहुत क्लियर होगा। एक ऑब्जेक्ट था m मास का, v1 वेलोसिटी से जा रहा था, आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होके अब v2 हो गई, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? या फिर हम एक चीज और देखते हैं। अब आपको चूंकि मोमेंटम समझ में आ गया है, तो हम ये देखते हैं कि पहले जब आपने फोर्स नहीं लगाया था तब उसका मोमेंटम क्या था? मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं शुरू में, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m v1। पहले उसका मोमेंटम क्या था? mv। अभी हमने पढ़ा था p इज इक्वल टू mv, तो ये इनिशियल मोमेंट क्या हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का? mv1, राइट। इसको हम लिख लेते हैं p1 इज इक्वल टू mv1, राइट। और आपके फोर्स लगाने के बाद अब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया उसका? फाइनल मोमेंटम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फाइनल मोमेंटम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स P2 इज इक्वल टू mv2। ये हो गया, ठीक। पहले mv1 था उसका मोमेंटम, फिर आपने फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन हुआ, और एक्सेलरेशन होने के बाद उसका जो मोमेंटम हो गया अब P2 इज इक्वल टू mv2। तो चेंज कितना हुआ? चेंज
इन मोमेंटम इन टी टाइम। मान लिया टी टाइम में कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो चेंज हुआ। पहले उसका जो मोमेंटम था वो P1 था, और जब आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हुआ, उसकी वजह से उसका मोमेंटम P2 हो गया। तो फाइनल चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, P2 माइनस P1। और चेंज इन मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा P से। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, राइट। पुट कर देते हैं वैल्यू। सो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 कितना है mv2 माइनस mv1, m कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया, v2 माइनस v1, राइट। तो डेल्टा P इज इक्वल टू mv2 माइनस v1। ये कब है, चेंज इन मोमेंटम इन टी टाइम, राइट। टी टाइम कोई टाइम मान लिया हमने, मान लिया 10 सेकेंड में इतना चेंज हुआ मोमेंटम में, राइट। 3 सेकेंड में आपने उसको पुश किया 3 सेकेंड तक, तो 3 सेकेंड में इतना चेंज हुआ mv2 माइनस v1, राइट। 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, चेंज इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, m v2 माइनस, या डेल्टा P अपॉन टी सीधे लिख देते हैं, डेल्टा P अपॉन टी, राइट। यही तो होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम में कितना होगा चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P अपॉन टी, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन टी को इज इक्वल टू m v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये लिख सकते हैं m v2 माइनस v1 अपॉन टी। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v लिख दिया, डेल्टा v अपॉन टी, राइट। m डेल्टा v अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम इन पर यूनिट टाइम, डेल्टा v अपॉन टी। समझ गए ना यहाँ तक। एक कोई ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट जा रहा था v1 वेलोसिटी से, आपने उसको फोर्स लगाया 3 सेकंड तक, 3 सेकंड फोर्स लगाने की वजह से वो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेट हो गया, एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक। तो पहले जब वो v1 वेलोसिटी से जा रहा था तब उसका मोमेंटम p m v1 था, और आपने जब फोर्स लगा के धक्का दे दिया, उसे पुश कर दिया, तो अब उसकी वेलोसिटी बढ़ के v2 हो गई और उसका मोमेंटम p2 हो गया। p2 क्या हो गया, mv2, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, जो 3 सेकंड आपने उसको पुश किया, धक्का दिया, उन 3 सेकंड की वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, p2 माइनस p1, दैट इज mv2 माइनस mv1, राइट। m कॉमन ले लिया तो v2 माइनस v1। ये कब हुआ, t सेकंड में। t कितना हम यहाँ पे बता रहे हैं, हमने कितनी देर फोर्स लगाया, 3 सेकंड तक। 3 सेकंड की वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, mv2 माइनस v1। तो 1 सेकंड की वजह से कितना होगा, यानी पर टाइम, पर यूनिट टाइम कितना चेंज आया होगा मोमेंटम में, पर यूनिट टाइम कितना चेंज आया होगा मोमेंटम में, तो वो हमने निकाल लिया डेल्टा P अपॉन टी, राइट। टी सेकेंड में इतना चेंज आया, तो 1 सेकेंड में डेल्टा P अपॉन टी, जो सिंपल मैथमेटिक्स में करते हो, ठीक। तो डेल्टा P अपॉन टी, ओके, ये चेंज आया। इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्लियर होगा आपको। शुड वी रब दिस, ओके। दिस इज द चेंज, ओके। अब हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमने मोशन में पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन, change in your velocity per unit time, right? This is what acceleration. ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन टी, यानी
इसका क्या मतलब हुआ, A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी। ये है एक फार्मूला, और एक फार्मूला हमारे पास ये है, यहां पे लिख लेते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू एम डेल्टा वी अपॉन टी, राइट। ये दो फार्मूले हमें मिले, ये मिला था एक, पहला ये वाला लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये दूसरा मिल गया हमें, ओके, राइट। तो इस तरफ देखो डेल्टा वी अपॉन टी है, यहां पर भी डेल्टा वी अपॉन टी है, तो क्या हम इसकी जगह पे ए रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, राइट, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, ये हो गया, यहां से हमको ये मिल गया। अब अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो हमें मालूम है उसमें एक्सेलरेशन होगा। अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम फोर्स लगा दें तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन जितना फोर्स होगा उतना ही एक्सेलरेशन, यानी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, है ना। एक तो ये एक्सेलरेशन, फोर्स आपने कितना लगाया इस पे तो डिपेंड करेगा ही एक्सेलरेशन, और किस पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडी जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका मास क्या है। भाई अगर हम किसी छोटी बॉल को फेंकें, फोर्स लगा के फेंकें तो वो दूर तक जाएगी, है ना, और किसी भारी बॉल को फेंकें उतना ही फोर्स लगा के तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, उसमें चेंज इन वेलोसिटी कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, तो मास पे भी डिपेंड करता है। तो फोर्स आपने जो लगाया वो किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, मास पे, मतलब वो फोर्स कहां पे यूटिलाइज हुआ, एक्सेलरेशन में, और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। अगर कोई बॉडी मैसिव है, उसका मास ज्यादा है तो उसमें कम एक्सेलरेशन होगा, उसका मास कम है ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो कहने का मतलब जो फोर्स आपने लगाया वो फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बराबर होगा, इनके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि m मास की किसी बॉडी पे फोर्स लगाने पे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी फोर्स और ये एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। m तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा, और फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, राइट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाना चाहें तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, ठीक, अगर फोर्स 1 न्यूटन है, मास 1 kg है और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो k कितना हो जाएगा 1, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा 1। तो अगर k 1 हो जाएगा तो F कितना हो जाएगा ma, F इज इक्वल टू ma, राइट। अब अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो इस तरफ राइट हैंड साइड में यहां पर भी ma है और यहां पर भी ma है ना, तो दोनों इक्वेट हो गई। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको इक्वेट करें तो ma दोनों राइट हैंड साइड पे है, तो डेल्टा p इज इक्वल टू, तो डेल्टा p इज इक्वल टू f हो जाएगा, यानी डेल्टा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, राइट। ये हमने प्रूव किया, यानी फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगाया जाएगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा, राइट। अब वापस आते हैं हम अपने, तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन था इस इक्वेशन का। हमें क्या प्रूव किया, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट। हमने ये भी प्रूव किया कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम ए, और हमने ये भी प्रूव किया कि F इज इक्वल टू एम ए। तो बेसिकली F इज इक्वल टू एम ए, यही न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक। या F किसके बराबर है यहाँ पे, डेल्टा P के, तो हमने इसको क्या बोल दिया, डेल्टा P इज इक्वल टू एम ए, हम ये भी बोल सकते हैं, या आप डेल्टा P इज इक्वल टू F ये भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आप जिस तरह से भी डिसाइड करना चाहते हैं इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब वापस आते हैं हम जरा पिछली स्लाइड पे, और अब डेफिनेशन समझते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही हमने अभी लिखा था, ठीक, यही हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है
कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको कह सकते हैं डेल्टा पी बाई टी, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यही हमने प्रूव किया। अब इसकी डेफिनेशन समझिए अब कितनी आसान हो गई आपके लिए कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, force applied on an object is directly proportional to its rate of change of momentum। मोमेंटम में जितना चेंज होगा उतना ही फोर्स में भी चेंज होगा, फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे उसका मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, दैट इज व्हाट न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, होप यू गॉट द न्यूटन सेकेंड लॉ नाउ, है ना। मेरे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं एक और नई चीज पे, इंपल्स ऑफ ए फोर्स, राइट, इंपल्स ऑफ ए फोर्स। तो अब हम न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको प्रूव कर चुके हैं, तो डायरेक्ट उसको यूज करते हैं हम। फिर समझते हैं इसको। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या मिला, F इज इक्वल टू एम ए, राइट, F इज इक्वल टू एम ए। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, राइट। रेट ऑफ चेंज किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। जैसे हमने किसी कार को, पहले वो कार का मोशन जीरो था, कोई खड़ी हुई कार थी, उसकी बैटरी खराब हो गई थी, तो हमारे नेबर्स ने बोला इसमें भैया धक्का लगवाओ, ठीक है, तो हमने कहा चलो लगा देते हैं धक्का। तो हमने उसमें धक्का लगाना स्टार्ट किया कार को, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कार के पीछे धक्का लगाना स्टार्ट किया। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, खड़ी हुई थी, u इज इक्वल टू जीरो था, राइट, u इज इक्वल टू जीरो था। फिर हमने उस पर धक्का लगाना स्टार्ट किया तो वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, यानी कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी जब हमने धक्का दिया उसकी वजह से आगे बढ़ने लगी, वेलोसिटी उसकी चेंज होके v हो गई, ठीक। और कितनी देर तक धक्का दिया हमने, करीब 1 मिनट तक हमने दिया। तो टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी, कितना टाइम इंटरवल लगा, 1 मिनट, राइट। 1 मिनट तक हमने उसमें धक्का लगाया, 1 मिनट तक, तब जाके कहीं वो स्टार्ट हुई, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो जीरो से v वेलोसिटी हुई और कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। तो वही हमने लिखा, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ओके, क्लियर। अब अगर डेल्टा टी को हम इस तरफ भेज दें तो f इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी, राइट। और ये जो m इंटू डेल्टा वी है, ये क्या है, m इंटू डेल्टा वी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है, mv, p इज इक्वल टू mv। देखो भाई, p इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, mv, मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, p इज इक्वल टू mv। अब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, डेल्टा p, तो इसमें मास तो चेंज होगा नहीं, है तो कांस्टेंट है भाई, जितना मास एक ट्रक का है वो उतना ही रहेगा, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी, m डेल्टा v, चेंज वेलोसिटी में होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m डेल्टा v, राइट। सो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा p, राइट, ये लिख सकते हैं हम। अब इंपल्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। When a large force acts on a body for a very short time interval, 1 सेकेंड के लिए लार्ज फोर्स, तुमने फोर्स लगाया तो तुमने लार्ज ही फोर्स लगाया होगा, वैसे ही इतनी ताकत तो तुम में है ही है ना कि तुमने कार को पूरी अकेले ही दौड़ा दिया। तो लार्ज फोर्स तुमने लगाया उस कार पे, अकेले तुमने उस कार को स्टार्ट करवा दिया, इतना लार्ज फोर्स लगाया। तो लार्ज फोर्स लगाया किसी बॉडी पे और बहुत थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सिर्फ, लोग तो 5-5 मिनट तक लगे रहते, पर आपका फोर्स बहुत ज़्यादा था, आपने 1 मिनट के अंदर उस कार को स्टार्ट करवा दिया। अब जिस किसी की भी कार खराब होगी आप ही को बुलाया जाएगा। सो व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इंटरवल, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इंटरवल 1 मिनट, राइट,
is called the impulse of the force, is called impulse of the force, right? डेल्टा P, यही। अब impulse क्या है? Try to understand. impulse है मोमेंटम को चेंज करना, मोमेंटम को चेंज करना, राइट? ये इंपल्स है। और कैसे चेंज हो रहा है? बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा के, राइट? बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय में लगाने पे कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, दैट इज इंपल्स। इंपल्स इज ऑल अबाउट दिस। एफ यानी फोर्स, डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, कम देर के लिए, 1 मिनट में बहुत ज्यादा बता रहा हूं, और कम देर के लिए, इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम में जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, दैट इज इंपल्स। यही इंपल्स है। समझ पाए? एक बार फिर से रिपीट करूं मैं। इंपल्स क्या है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, ड्यूरेशन लगाया, और उस फोर्स को लगाने से कितना मोमेंटम में चेंज आया। सो चेंज इन मोमेंटम when you applied some force on any object for a short duration, that is impulse। यही impulse है, और इसके बड़े एप्लीकेशंस हैं, राइट? impulse में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसका एप्लीकेशन देखो और आपको समझ में आएगा। लेट्स सी। अब यहां पे देखो, ये impulse का एप्लीकेशन है। कैसे है समझाते हैं आपको। समझना चाहेंगे कैसे है ये impulse का एप्लीकेशन? देखो, क्लियर होगा अभी आपको। तो जब आपने कैच लिया तो एक मोशन में बॉल आ रही थी, मोशन में आ रही थी, ठीक? आपने फोर्स लगी रहा था, जैसे ही आपने हाथ आगे किए उस बॉल के आगे, तो आपने फोर्सफुली उस बॉल को रोका, है ना? और आपने कितनी देर में रोका उसको, ठीक? ये डिपेंड करेगा दो चीजों पे, कितनी देर में रोका और उस बॉल को रोका, ठीक? दो चीजें आपने की, बॉल को आपने रोका और बहुत कम टाइम इंटरवल में रोका, ठीक? इसकी वजह से क्या हुआ? वो बॉल जो मोशन में थी अब रेस्ट में आ गई, वो बॉल जो मोशन में थी वो अब रेस्ट में आ गई। एक बार देखो फिर से, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यही हमने प्रूव किया है, राइट? यही हमने प्रूव किया है। अब देखो एक ट्रिक देखो, यहाँ पे जब कोई फील्डर कैच लेता है, ठीक, तो हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है। आपने देखा होगा, यहां भी देखना, अभी फिर से देखो यहाँ पे, ये जब कैच लेगा तो हाथों को यू करेगा, ये नीचे की तरफ हाथ आएंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे ही कैच क्यों नहीं पकड़ लेते? ऐसे क्यों करते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम कैच लेते हैं तो हम ऐसे अंदर की तरफ उसको खींचते हैं। कैच हमारे बॉल में हाथ आ गई, हम ऐसे ही नहीं कैच पकड़ लेते यूं, ये कैच नहीं हुई, ये कैच नहीं हुई, हम उसको लेके थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हैं बॉल को। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इंपल्स की वजह से करते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? अभी समझोगे, समझो। F अब समझ में आएगा, इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है कि पहले बॉल की कुछ मोशन में थी और अब आपने जब उसको कैच कर लिया तो रेस्ट में ले आए, तो मोमेंटम तो चेंज हुआ ना। पहले मोशन में थी बॉल और आपने कैच कर ली, उसको रेस्ट में ले आए, मोमेंटम चेंज हुआ। हम जो समझाना चाहते हैं कि डेल्टा टी, ये जो टाइम इंटरवल है, अगर आप यहां से यहां तक हाथ ला रहे हो तो आपने 2 सेकेंड बढ़ा दिए, डेल्टा टी को आपने 2 सेकेंड बढ़ा दिया, है ना? अब यहां देखो, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी को इस तरफ भेज दें, अगर डेल्टा टी को इस तरफ भेज दें तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू आप जितनी बढ़ाते जाओगे, डेल्टा टी की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे, फोर्स उतना कम लगेगा। आर यू गेटिंग ना भाई? टाइम अगर हम बढ़ाएं तो फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F और डेल्टा टी। तो अगर टाइम को बढ़ाओगे फोर्स कम होगा। तो अगर हम पीछे खींच रहे हैं तो हमारे हाथों पे फोर्स कम लगेगा, जो बॉल की वजह से चोट लग रही वो चोट कम लगेगी, वो फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जब पीछे खींचा तो डेल्टा टी को बढ़ा दिया, टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया, 2 सेकेंड और लगे हमें। तो पहले 2 सेकेंड नहीं लगते अगर आप यहीं पे कैच कर लेते, लेकिन तब क्या होता? फोर्स ज्यादा होता,
फोर्स ज्यादा होता। अभी आपने डेल्टा टी 2 कर दिया, 2 सेकंड आपने पीछे की तरफ खींचा, उस वजह से फोर्स कम हुआ, यानी चोट आपको कम लगेगी, आपको चोट कम लगेगी, फोर्स कम लगेगा। जितना ज्यादा डेल्टा टी करेंगे उतना कम फोर्स लगेगा, राइट। इस चक्कर में कैच ना ड्रॉप कर देना कि टी और बढ़ा लें, टी और बढ़ा लें यहां तक कैच ड्रॉप हो जाएगी, राइट। ओके, सो दिस वाज अनदर एग्जांपल। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, अब यहां पे अगर ये कुशन ना पड़ा होता, गद्देदार है, ठीक, सख्त एक प्लाई पड़ी होती, तो ये जाते और इससे टकराते और खूब चोट लगती। अब कुशन वाले जो ये बेड इन्होंने मैट्रेस डाल रखी है, इस मैट्रेस की वजह से क्या हुआ, ये जब गए तो थोड़ा और नीचे तक गए, है ना। इस कुशन वाली मैट्रेस ने क्या किया, इनको थोड़ा और नीचे तक गए, तो डेल्टा टी बढ़ गया। यहां पर भी डेल्टा टी बढ़ गया ना। लेट्स सी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे भी एक क्या हो रहा है, डेल्टा टी बढ़ जा रहा है। पहले अगर ये जाते और सीधे टकरा, मान लो 2 सेकंड में जाके टकरा जाता, थोड़ा यहां तक जाएगा, ये मैट्रेस नीचे तक जाएगा, है ना, मैट्रेस थोड़ा नीचे तक जाएगा। अगर ये प्लाई होती तो आते सीधे टकरा जाते, ये नीचे तो नहीं जाता, मैट्रेस यहां तक गया और नीचे तक, नीचे की तरफ सेकेंड और लिए, और इस 2 सेकंड ने क्या किया, इस 2 सेकंड ने इस फोर्स को घटा दिया, चोट नहीं लगेगी, इसी वजह से चोट नहीं लगेगी, राइट। ये कारण है, इम्पल्स कारण होता है इसका, ठीक। इम्पल्स याद रहेगा ना, इम्पल्स। ये साइंस अब आप अपने घर में बताना सबको कि क्यों कुशन वाला डालते हैं, चोट हमें क्यों नहीं लगती है जब हम ऊपर से नीचे कूदते हैं और नीचे कुछ गद्देदार रखा हुआ है, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ जाता है, डेल्टा टी बढ़ जाता है। ओके, तो ये तो कुछ एप्लीकेशन थे इम्पल्स के। एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड लॉ के बेसिस पे है, और इससे ज्यादा टफ आएंगे भी नहीं आपके सिलेबस, ठीक। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। अब बहुत इजी हो गया, अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी हो गया। स्टार्टिंग में अगर हम आपसे ये पूछ लेते तो शायद आपको दिक्कत होती इसको सॉल्व करने, हमें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ मास m, मास कितना दिया हुआ है बॉडी का m, व्हेन ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, F कितना दिया हुआ है 250 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 4 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m निकालना है। ओके, तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है F इज इक्वल टू एम ए, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। F इज इक्वल टू एम ए क्या होता है एक्सेलरेशन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन की जगह चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो F इज इक्वल टू एम, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, u कितना है, A velocity of 10 meter per second is produced in a body of mass m when a force of 250 Newton is applied on it. जब हमने फोर्स अप्लाई किया तब उसकी वेलोसिटी 10 हुई, यानी इनिशियली वो रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में था। जब हमने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर इनिशियल कुछ वेलोसिटी होती तो दी होती, नहीं दी है, इसका मतलब इनिशियली रेस्ट में था, राइट। तो u कितना हो गया 0, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड अपॉन 4, राइट। सो F की वैल्यू रख देते हैं 250 इज इक्वल टू 10/4 m, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 इंटू 4/10, राइट। कितना आ जाएगा भाई m, यहाँ से m कितना मिल गया आपको, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 100 kg ये मास होगा, राइट। मास कितना हो जाएगा 100 kg। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। So now I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time.